चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट न्यूज है, 7th सेशन ऑफ आईएसए असेंबली हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम नवंबर 3rd to 6th। आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में बना था, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। जैसे हम अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको कितनी बार बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं जहां पे डायरेक्ट सनलाइट होती है। तो यहाँ पे जो कंट्रीज लाई करती हैं उसके पास सोलर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कि वो सोलर एनर्जी बना सकती है। ठीक है, उसी के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था कि कंट्री सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करके एक दूसरे को एनर्जी सेल करेगी। ठीक है, एनर्जी में सपोर्ट करेगी। तो उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो इंडिया में है, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, तो उसकी अभी 7th मीटिंग हुई है जिसमें टोटल 120 मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, वो यहाँ पे आए और उनमें सबमिट हुई कि कैसे हम दिस इवेंट वाज टू एनहांस द सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट अक्रॉस द मेंबर कंट्रीज, पर्टिकुलर इन एरियाज विद लिमिटेड एनर्जी एक्सेस। कैसे हमें लिमिटेड एनर्जी एक्सेस वाले एरियाज में सोलर एनर्जी प्रोवाइड करनी है बस। Next is cabinet approves PM Vidya Lakshmi scheme to provide financial assistance to meritorious students। Meritorious students मतलब जो मेरिट में आते हैं। ठीक है, जैसे 10th में 12th में जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब लोन्स फॉर हायर एजुकेशन। जैसे जो लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC या बाकी बैकवर्ड क्लासेस, वो बच्चे जो कि मेरिट में आते हैं, ठीक है, उनको हायर एजुकेशन के लिए सरकार जो है कोलैटरल फ्री लोन देगी विद वेरी लो इंटरेस्ट रेट, या तो नो इंटरेस्ट रेट, मतलब फ्री में पढ़ाई नहीं होगी, सरकार आपको इजीली लोन दे देगी। कोलैटरल मतलब सिक्योरिटी, जैसे अगर हमें कोई लोन लेना होता है तो कोई चीज हमें गिरवी रखनी पड़ती है, तो वो कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको ऐसे थोड़ा तेज बताऊंगा, बाकी आप, मैं होप करूंगा, आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप इसको पढ़ लोगे बाद में। ठीक है, as per the scheme, any meritorious student who gets admission in quality higher education institution will be eligible to get collateral free, guarantor free loan from banks and financial institutions to cover tuition fee and other courses related expenses, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 3600 करोड़ रुपया खर्चेगी। नेक्स्ट इज 16th मीटिंग ऑफ CBD COP हेल्ड इन कैली, कोलंबिया। CBD क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसे एक हमारे पास क्लाइमेट चेंज के लिए कन्वेंशन है, उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP क्या होता है? पार्टीज मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में हर साल एक मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, इसको COP बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट कन्वेंशंस की, जैसे हमारे पास UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऐसे ही है हमारे पास कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ठीक है, उनकी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं वो अपनी अपनी कंट्रीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करती हैं कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचा सकें। जैसे कि हमारे पास अपना नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वो सारे इसी का पार्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। नेक्स्ट इज, तो ये हुआ कहां पे मीटिंग? आप प्लीज याद रखना, इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा इसके वेन्यू पे आते हैं। ठीक है, कि इस बार की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहां पे हुई? तो कैली इन कोलंबिया। कोलंबिया कहां पे है जी? कंट्री के बीच में दूसरी कंट्री है, कोलंबिया एक कंट्री है। पर अब रिवर पे तो कन्वेंशन नहीं होगी ना, कंट्री भी थी एक, बताओ। साउथ अमेरिका में है ये कंट्री। ठीक है, तो वहां पे कन्वेंशन हुई है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। नेक्स्ट इज मोर देन 1 in 3 स्पीशीज थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन फाइंड्स IUCN फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट। IUCN क्या है? दिस इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये भी इंटरनेशनल सोलर लाइंस की तरह है, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में एक कॉन्फ्रेंस, एक मतलब यूनियन है जो कि अपनी अपनी कंट्रीज में ट्रीज को, प्लांट्स को, एनिमल्स को बचाता है। अब ये IUCN में ना एक रेड डाटा लिस्ट है, उस लिस्ट में ब्रॉडली 4 कैटेगरीज है स्पीशीज की। यहाँ पढ़ेंगे आगे ज्योग्राफी में भी कि इंडिया में कौन कौन सी स्पीशीज जो है वो थ्रेटन्ड है। थ्रेटन्ड में 4 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक होता है वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। ठीक है, वल्नरेबल मतलब जिनकी पॉपुलेशन कम हो सकती है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, क्रिटिकली एंडेंजर्ड खत्म होने वाली है, एक्सटिंक्ट खत्म हो गया। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को लेके। तो वैसे ही इसी ये जो अभी इससे पहले हमने न्यूज पढ़ी है, कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसी में ही IUCN ने फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट किया।
पहली बार पूरे वर्ल्ड में ट्रीज की पॉपुलेशन का असेसमेंट, जिसमें आया क्या, मोर देन 1 in 3 स्पीशीज आर थ्रेटेंड। ठीक है, टोटल अगर हम 3 स्पीशीज की बात करें तो उसमें से एक स्पीशीज जो है वो थ्रेटेंड है। थ्रेटेंड मतलब उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है डिफरेंट रीजंस की वजह से। हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, या क्लाइमेट चेंज की वजह से जितना भी इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है, उन सारी चीजों की वजह से। वो आया इस रिपोर्ट में। की फाइंडिंग्स ऑफ असेसमेंट वर अनाउंस्ड एट द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एट कन्वेंशन इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बीइंग हेल्ड एट कैली, कोलंबिया। Next, Asian Development Bank issues first biodiversity and nature bond worth rupees 100 million US dollars. बॉन्ड क्या होता है? मतलब बॉन्ड से क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज के लिए पैसे यूज कर सकते हो। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मुझे बॉन्ड इशू किया, ठीक है, मुझे क्या बॉन्ड इशू किया, नेचुरल बॉन्ड या नेचर बॉन्ड। अब मान लो कि वो $100 million का बॉन्ड है। अब वो जो $100 million है वो सिर्फ और सिर्फ मैं एक नेचुरल अपने इन्वेस्टमेंट या अपने प्रोजेक्ट के लिए ही लगा सकता हूँ। जैसे कि सोलर पावर प्लांट के लिए लगाया मैंने, या विंड पावर प्लांट के लिए लगाया, जिसमें कोई ना कोई नेचर का फायदा ही होगा, और कहीं पे भी मैं वो $100 million यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पहली बार एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऐसा कोई बॉन्ड इशू किया है। ऐसी बहुत सारी न्यूज हम पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो कंट्रीज को, स्टेट्स को लोन्स देता है। तो ये पहली बार एक ऐसा लोन है जो कि सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे लोन दिया जाएगा? एशिया में और पैसिफिक रीजन में, जिसका पैसा जो है सारा इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए, बचाने के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज इंडियन एक्टर दारा सिंह खुराना, सिर्फ नाम रखना है, बस नाम याद रखना है। दारा सिंह खुराना रिसीव्स महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड इन यूके फॉर हिज कंट्रीब्यूशन फॉर आर्ट, कल्चर, सिनेमा, ये सारी चीजों के लिए। सिर्फ नाम याद रखो, अवार्ड का नाम याद रखो बस। नेक्स्ट, नासा अनवील्स प्रोटोटाइप टेलीस्कोप फॉर फर्स्ट स्पेस डेट्स ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर। नासा ने पूरे वर्ल्ड में 3 जगह पे कुछ सैटेलाइट्स लगाई हैं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, टेलीस्कोप्स लगाए हैं। ठीक है, इन टेलीस्कोप्स का काम क्या है? ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करना। अब अगर हम ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करेंगे, उससे हमें अल्टीमेटली फायदा क्या होगा? हमारे ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पता लगेगा। अभी तक हमें नहीं पता कि अर्थ कैसे शुरू हुआ या यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ। हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज है। तो जब हम इन वेव्स को पढ़ते हैं ना, तभी हमें पता लगता है कि हमारा अर्थ या यूनिवर्स की स्टार्टिंग कैसे हुई। जैसे हम कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं, बिग बैंग थ्योरी थी, एक पैकेट था, उसमें ब्लास्ट हुआ, उसमें से डिफरेंट गैलेक्सीज निकली, उसमें से हमारी एक गैलेक्सी है मिल्की वे। उसके बाद उसमें बहुत सारे कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उसमें से एक सोलर सिस्टम है जिसमें हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, एक सन है। मतलब इसके अलावा और बहुत सारे वर्ल्ड्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, हमारे साथ एक और गैलेक्सी है, मतलब हमारी नेबरहुड गैलेक्सी है उसके। और मतलब हमें कुछ आइडिया नहीं है, सिर्फ ये थ्योरीज हैं बस। तो उन थ्योरीज को थोड़ा और अच्छे से हम पढ़ पाएंगे, उसके लिए ये नासा ने अपना एक टेलीस्कोप लगाया ग्रेविटेशनल स्टडी के लिए। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी 8 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं फॉर द रोल ऑफ रेडियोग्राफर्स। रेडियोलॉजी मतलब ये जो हमारा एक्सरे, ईसीजी, ये सारी चीजें होती हैं, उसके लिए। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे नवंबर 8 टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट द रोल ऑफ प्लानर्स एंड प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट इन सिटीज। जो सिटीज में अर्बन प्लानिंग हो रही है, जो भी जैसे हम सैनिटेशन या पॉल्यूशन इसको कंट्रोल करते हैं, तो जो लोग कर रहे हैं उनके रोल के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया मतलब इन्होंने स्कीम लॉन्च की है, नमो ड्रोन दीदी। नमो का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी। नमो ड्रोन दीदी। तो रूरल इंडिया में, विलेजेस में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वुमेन के, ठीक है, उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेन किया जाएगा। ड्रोन्स कहाँ पे यूज करेंगे रूरल इंडिया में? एग्रीकल्चर में। ड्रोन समझते हो ना सारे क्या होता है? ठीक है, तो एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब 15-20 लेडीज ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया, जैसे कमेटियां डालते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे। तो ऐसे ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ड्रोन्स उड़ाने की, जिससे अगेन सेल्फ सफिशिएंसी आएगी, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ठीक है, उसके लिए जिसको यूज करेंगे हम एग्रीकल्चर में। पर्पसेस लाइक एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स फॉर द प्रेजेंट। नेक्स्ट, दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क, ये कांगड़ा में है, हिमाचल प्रदेश में। इट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट जू टू रिसीव सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, इस पे कुछ 600 करोड़, पता नहीं कितना के साथ, 619 करोड़ हिमाचल गवर्नमेंट खर्चेगी
जिसमें ये जो जू है इसको बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बनाने के लिए, इसमें डिफरेंट स्पीशीज की प्रोटेक्शन के लिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाने के लिए, ठीक है, इसको मतलब सिर्फ ये याद रखो, इंडिया का फर्स्ट जू है जिसको ये सर्टिफिकेशन मिली है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की. दिस सर्टिफिकेशन हाईलाइट्स द कमिटमेंट टू सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, सेटिंग अ न्यू बेंचमार्क फॉर कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्रॉस द कंट्री. This initiative aligns with government's vision to develop Kangra as tourism capital of HP. ठीक है, इंडिया का पहला है. पता नहीं मुझे कहां से लाएगी. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज वज्र प्रहार. जैसे एक्सरसाइज हम पढ़ते हैं डिफेंस एक्सरसाइजेस, तो ये किस किस के बीच में है, इंडिया और यूएस के बीच में. कौन कौन सी फोर्सेस के बीच में, स्पेशल फोर्सेस, जैसे हमारी इंडिया की स्पेशल फोर्सेस है पैरा एसएफ, ऐसे यूएस की है. यूएस की कौन सी है, स्टील टीम 6 है, मेरीन कमांडोज, जैसे हमारे यहाँ पे मेरीन कमांडोज है, वहां पे उनकी अपनी नेवी की है. हमारे यहाँ पे एयरफोर्स की गरुड़ा कमांडर्स है, वहां पे उनकी अपनी एयरफोर्स की है, मार्कोस, हमारे यहाँ पे मार्कोस. ठीक है, तो इनके बीच में एक्सरसाइज हुई, कहां पे हुई है, इन इडोहा यूएसए. तो ऐसी न्यूज में सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है आपको, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. एक्सरसाइज का नाम, किस कंट्री के साथ हुई और कहां पे हुई. वज्र प्रहार विद स्पेशल फोर्सेस ऑफ यूएस इन यूएसए ओनली. ठीक है, ऐसी बहुत सारी न्यूज आएंगी, एक्सरसाइजेस बहुत हुई है नवंबर में. नेक्स्ट है 9th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति हेल्ड इन जकार्ता इंडोनेशिया. ठीक है, इंडियन आर्मी के बीच में हुई है, इंडियन आर्मी एंड इंडोनेशिया की आर्मी. इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता. ठीक है, नाम क्या है एक्सरसाइज का, गरुड़ शक्ति. वज्र प्रहार विद यूएस, गरुड़ शक्ति विद इंडोनेशिया. Next, National Legal Services Day observed on 9th November to promote legal awareness and equitable access to justice. 136th birth anniversary of सीवी रमन 7th November 2024 को. सीवी रमन का नाम सुना आपने, क्यों फेमस है सीवी रमन, मैथमेटिशियन. वेरी गुड. व्हाट इज रमन इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है, तो इनको नोबल, ही इज वन ऑफ द 5 पर्संस जिनको नोबेल प्राइज मिला, 5 इंडियंस जिनको नोबेल प्राइज मिला है सीवी रमन को, इनके रमन इफेक्ट के लिए. ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया वो बहुत एग्जाम्स में कि क्यों मिला. व्हाट इज रमन इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए. नेक्स्ट इज विनबैक्स. नाम से पता लग रहा हमें, वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज. ठीक है, विनबैक्स किसके बीच में, इंडिया और वियतनाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आर्मी के बीच में होगी. हुई कहां पे है, यहाँ पे हरियाणा में, चंडी मंदिर, ये चंडीगढ़ के पास जो है. ठीक है, वहां पे. नेक्स्ट इज 11th ईडलगिव हुरो इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट. फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है, हु इज फिलैंथ्रोपिस्ट. बच्चे बैठे. फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा चैरिटी करता है. ठीक है, विच गिव्स टू सोसाइटी, जो बिलीव करता है कि जो भी अगर मैं पैसे कमा रहा हूं तो इसको आई कैन यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. ठीक है, इट्स माई मॉरल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं लोगों के लिए पैसे कमा रहा हूँ. ठीक है, तो ऐसी हर साल लिस्ट आती है कि इंडिया का टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट कौन रहा इस बार, मतलब जिसने सबसे ज्यादा चैरिटी की. वो कौन है, शिव नादर. ठीक है, नाम याद रखना है. इसकी पूरी फैमिली को टाइटल मिला हुआ है, टाइटल मिला हुआ है इंडियाज मोस्ट जेनरस मैन. जेनरोसिटी मतलब जो थोड़ा वो दान में बिलीव करता है. ठीक है, तो बस इसका नाम याद रखो, शिव नादर. नेक्स्ट इज कॉलिंस डिक्शनरी नेम्स ब्रैट एज वर्ड ऑफ द ईयर. तो हमारे पास एक कॉलिंस डिक्शनरी है, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, एक मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है. ठीक है, ये 3 डिक्शनरीज हर साल अपना वर्ड ऑफ द ईयर निकालती और इस पे क्वेश्चन आता भी है. वर्ड ऑफ द ईयर मतलब जो वर्ड सबसे ज्यादा सर्च किया गया हो. कॉलिंस डिक्शनरी पे सबसे ज्यादा जो वर्ड सर्च किया गया दैट इज ब्रैट. ब्रैट क्या होता है, स्पॉइल्ड, बिगड़ा हुआ. ठीक है, जैसे लास्ट ईयर जो था वो था रिज.
रिज वर्ड आया था करिश्मा से। ये लॉकडाउन के टाइम पे क्वारंटीन, ऐसे ऐसे वर्ड्स थे जो वर्ड ऑफ द ईयर थे। ठीक है, 2021 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, तो ऐसे इनके वर्ड्स ऑफ द ईयर है। तो इस बार है ब्रैट कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट इज थिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन, फर्स्ट इंडियन सिटी टू विन ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिटीज। ठीक है, ये इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया में एक मतलब कह लो कंपटीशन कह लो सिटीज के लिए कि अर्बन डेवलपमेंट में कौन सी सिटीज जो है वो टॉप पे। उसमें इंडिया से जो अर्बन सिटीज जो टॉप है दैट इज थिरुवनंतपुरम। ठीक है, अमनदीप किसकी कैपिटल है थिरुवनंतपुरम? तमिलनाडु की। तो चेन्नई किसकी कैपिटल है फिर? चेन्नई केरला कैपिटल है, तमिलनाडु। तो थिरुवनंतपुरम केरला कैपिटल है। ठीक है, और भी कुछ सिटीज है वर्ल्ड की इसमें, ये एग्दीन मोरक्को, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, दोहा कतर। जस्टिस संजीव खन्ना स्वर्न इन एज 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इससे पहले कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, दुष्यंत यशवंत चंद्रचूड़, अब वो चेंज हुए हैं, उसके बाद ये 51st बने। ठीक है, जो डीवाई चंद्रचूड़ थे ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एंड यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता कौन है? ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जजेस हैं? हाँ जी, 33 + 1, तो कितने हुए? 34। टोटल 34 जजेस हैं, उनमें से ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? प्रेसिडेंट, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रीवियस चीफ जस्टिस। और बाकी बाकी जजेस होते हैं। एक ग्रुप बनता है जिसको कोलिजियम बोलते हैं। कोलिजियम में प्रेजेंट चीफ जस्टिस प्लस 4 अदर जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये 5 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने। ठीक है, नहीं कोलिजियम का मतलब अब 4 क्यों है? 4 + 1 5 है। ठीक है, हमेशा ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर में क्या होता है कि आपका टाई नहीं होता, कभी 3:2 हो जाएगा, तो 3 लोग जो बोल रहे हैं उसको बनाना पड़ता है, बाकी 2 चाहे जो मर्जी बोले मानना ही पड़ता है। नेक्स्ट इज इसरो लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन फ्रॉम लद्दाख स्ले। गगनयान के बारे में क्या जानते हो आप? जानते हो कुछ गगनयान के बारे में? इंडिया फर्स्ट मैन्ड मिशन। इंडिया जो है पहली बार एस्ट्रोनॉट्स भेजेगा। ठीक है, तो उससे पहले ये मिशन लॉन्च हुआ है लद्दाख से। इसमें क्या है, एक मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए एक हैबिटेट क्रिएट करने के लिए, कि जैसे हम कहें कि हमारे हैबिटेट में हमें क्या क्या चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें वॉशरूम चाहिए, ठीक है, या हमें किचन चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीजें हम टेस्ट करेंगे जाके पहले ह्यूमंस को भेजने से पहले। तो वो गगनयान के लाइनअप में ही उससे पहले ये एक मिशन है जो हमने लद्दाख से भेजा। ठीक है, लद्दाख से क्यों भेजा? क्योंकि लद्दाख का जो टेरेन है इट इज सिमिलर ऑफ मार्स एंड मून, वैसा ड्राई टेरेन है। तो क्या उन एरियाज में ह्यूमन लाइफ पॉसिबल हो सकती है? अगर हमारा हैबिटेट सस्टेन करेगा तो ही ह्यूमन बीइंग सस्टेन करेंगे ना। पहले हम जाके हैबिटेट देखना पड़ेगा। हैबिटेट होता है हमारा जो एक सेफ एनवायरनमेंट है जिसमें हम जीते हैं रहते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो मिशन है ये इसरो ने लॉन्च किया है, उसके साथ मिलकर एक प्राइवेट कंपनी आका स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, आईआईटी बॉम्बे एंड लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इन सब लोगों ने मिलकर किया है इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन गोल, पर्टिकुलरली गगनयान प्रोजेक्ट विच एम्स टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस। ठीक है, बाकी इसका ओवरव्यू है, इसमें आप पढ़ लेना क्या क्या होगा। इंडियंस गए पहले स्पेस में? कौन गया सबसे पहले? कौन गया? उससे पहले कोई नहीं गया इंडियन? राकेश गया? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा गए थे फ्रॉम रशिया। के बाद कल्पना चावला फ्रॉम नासा। कोई और भी है? सुनीता विलियम्स, पर वो इंडियन नहीं है, वो इंडो अमेरिकन है। नेक्स्ट नेशनल एजुकेशन डे
11 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे वो? एपीजे अब्दुल कलाम अलग है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ये अलग है। इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है, मौलाना। और बाकी इनको बहुत ज्यादा बोला गया पाकिस्तान आ जाओ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, इंडिया ही रहूंगा। कांग्रेस के मेंबर थे, ठीक है। और जो ये है यूजीसी, क्या यूजीसी? यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन, जो इंडिया में सारी यूनिवर्सिटीज को चला रहा है, वो भी इन्होंने फाउंड किया था। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनॉग्रेटेड शिल्प समागम मेला एंड ट्यूलिप ब्रांड। शिल्प क्या होता है? आर्ट, ठीक है। तो ये शिल्प समागम मेला जो है ये दिल्ली में हुआ है, जिसमें जो बैकवर्ड एरियाज के जो आर्टिजन्स है, जो आर्टिस्ट्स है, उनके प्रमोशन के लिए, उनको मतलब प्राइजेस देने के लिए, उसके लिए समागम है बस ये, ठीक है। इसमें एक ब्रांड है ट्यूलिप ब्रांड, ट्रेडिशनल आर्टिसन अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम ब्रांड, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर क्राफ्ट एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट। जैसे अलग अलग बैकवर्ड एरिया से अगर कोई स्पेशल क्राफ्ट बनाता है वो ऑनलाइन सेल कर सकता है, ठीक है, उसके लिए, ई कॉमर्स के लिए। नेक्स्ट इज क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, मतलब एशिया में पूरी यूनिवर्सिटीज उनकी रैंकिंग में टॉप पे है पेकिंग यूनिवर्सिटी इन चाइना, और इंडिया से जो टॉप पे है दैट इज आईआईटी दिल्ली, जो ओवरऑल 44th रैंक पे और इंडिया से टॉप पे, ठीक है। बस ये याद रखना है आपको, ये हम पहले पीआईबी में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स 200 मिलियन लोन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन केरला। जैसे भी आपको बताया, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक डायरेक्टली स्टेट्स को लोन देता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक को लोन दिया, कितना लोन दिया? 200 मिलियन यूएस डॉलर्स का। क्यों दिया? फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन। हम ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करें जिसके ऊपर क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कम हो। रेजिलियंस मतलब किसी भी चीज के इफेक्ट को मिनिमाइज करना, कम करना, उसके लिए जिसमें पैसा जो है अलग अलग एरियाज में खर्चा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा crops like coffee, cardamom, rubber will be replanted with climate resilient varieties। जैसे कि जेनेटिक मॉडिफाइड वैरायटीज होती हैं प्लांट्स की, वो प्लांट्स की वैरायटीज जिसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो क्लाइमेट चेंज का, ड्रॉट का, ज्यादा बारिश का, ठीक है। बाकी ये सारे बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए। जग जाओ जिनको नींद आ रही है, थोड़ा रह गया। नेक्स्ट, एसबीआई नेम्ड बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया 2024 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, ठीक है। बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। अब एक अलग कैटेगरी होती है बेस्ट प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया, वो एचडीएफसी है, ठीक है। एक इसमें कैटेगरी होती है सबसे ज्यादा डेबिट कार्ड किस बैंक ने इशू किए हैं, वो भी एसबीआई है। प्राइवेट गवर्नमेंट बोला ही नहीं मैंने, सबसे ज्यादा डेबिट कार्ड किस बैंक ने इशू किए? सबसे ज्यादा डेबिट कार्ड जो है एसबीआई इशू करता है। जितने ज्यादा बैंक अकाउंट्स खुलेंगे उतने ज्यादा डेबिट कार्ड इशू किए जाएंगे ना। सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड में एचडीएफसी, ठीक है। नेक्स्ट इज रशिया रॉकेट लॉन्चेस 55 सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग 2 इरानियन सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। अब देखो, हम अपनी नासा की तो सैटेलाइट्स पढ़ेंगे, लेकिन अगर और कोई कंट्री लॉन्च कर रही है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो हमारे इंटरनेशनल स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इंटरनेशनल में सिर्फ आपने सैटेलाइट का नाम, कौन सी कंट्री लॉन्च किया, ज्यादा अगर पढ़ना है तो क्यों लॉन्च किया, मतलब किस तरह की सैटेलाइट है। जैसे कई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती है, कई अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होती है, कई कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है, ठीक है। तो ये रशिया ने 55 सैटेलाइट्स लॉन्च किए, जिसमें से 2 सैटेलाइट्स प्राइवेटली मेड है जो कि ईरान की है। ईरान के पास अपना स्पेस स्टेशन नहीं है, ईरान की जितनी सैटेलाइट्स हैं वो रशिया लॉन्च करता है, ठीक है। बस ये रॉबर्ट है, इसका नाम है सोयूज 2। पैसे लेते हैं, इंडिया में तो लॉन्च करता है दूसरी कंट्रीज के लिए। हमने रिकॉर्ड बनाया था 108 सैटेलाइट्स का एक बार में, जिसमें से 80 सैटेलाइट्स यूएस की थी। हमने पैसे लिए यूएस से, क्योंकि वो हमारा स्पेस स्टेशन यूज कर रहे हैं, इसलिए। नेक्स्ट, जापान लॉन्चेस लिग्नोसैट, वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू टेस्ट स्पेस ग्रेड वुड, ठीक है। खास तरह का वुड है जिसको मंगोलियन वुड बोलते हैं, जो मंगोलिया से एक्सट्रैक्ट होता है। ये वुड बेस्ड सैटेलाइट उन्होंने पहली बार लॉन्च की है स्पेस में, जस्ट ये देखने के लिए कि क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है फ्यूचर में कि हम वुड बेस्ड सैटेलाइट भेज सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। और हमारे स्पेस में जितना ट्रैफिक जैम हुआ इस टाइम पे, हम आप देखो इतनी सारी कंट्रीज अपनी सैटेलाइट्स भेज रही है। अब जो सैटेलाइट होती है उसका एक
लाइफ टाइम होता है, परमानेंट नहीं होती सैटेलाइट, 8-9 साल उसका पीरियड होता है, उसके बाद वो एक मलबा बन जाता है, डेबरी बन जाता है, वो डेबरी बन के नीचे गिर भी सकता है, अर्थ के ऊपर भी गिर सकता है। अगर हम वुड भेजेंगे तो ये लाइफ टाइम इसकी मतलब वैलिडिटी होगी, या ज्यादा से ज्यादा 20-30 साल ये सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से डेबरी नहीं बनेगा। और साथ में फ्यूचर में हम अगर ये चीज सक्सेसफुल होती है तो हम ये चीज प्रमोट कर सकते हैं कि हम मेटल फ्री सैटेलाइट्स बनाएं, कि सैटेलाइट्स जो बनती हैं इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये सारी चीजें बहुत यूज होती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो ये जापान ने पहला टेस्ट किया है, अभी अभी गया है, देखेंगे क्या बनेगा इसका। और ये जो लॉन्च व्हीकल था वो स्पेस एक्स का था, स्पेस एक्स लॉन्च व्हीकल से यूज किया। जल्दी जाएगी क्या? पर वुड इजीली अवेलेबल है ना, एज कम्पेयर टू जो हम मिनरल ओर्स है, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के हमें मिनरल ओर्स में से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और उस एल्यूमिनियम को हम और भी बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगेन जापान लॉन्चेस फ्लैगशिप H3 रॉकेट कैरिंग डिफेंस सैटेलाइट जो स्पाई सैटेलाइट्स होती हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर स्पाई करने के लिए। ठीक है, एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, आम लोगों को नहीं, सिर्फ डिफेंस को, तो उसके लिए सिर्फ सैटेलाइट का नाम याद रखो H3। नेक्स्ट इज वर्ल्ड काइंडनेस डे 13th November टू प्रमोट कंपैशन अंडरस्टैंडिंग गुडविल। नेक्स्ट इज इंडिया भूटान फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लॉन्च इन असम दरंगा। अब वैसे इंडिया भूटान के बीच में कोई भी बॉर्डर नहीं है, हम इजीली आ जा सकते हैं, लेकिन ये एक चेक पोस्ट बनाइए उन लोगों के लिए जो ना तो इंडियन है ना तो भूटानीज है। जैसे मान लो फ्रांस से कोई इंडिया घूमने आया, उसने भूटान जाना, उसके लिए थोड़ी अलाउड है एंट्री। ठीक है, ऐसे ही किसी ने भूटान से इंडिया में आना, तो उनके लिए एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनी है, जिसमें मतलब हम बॉर्डर के ऊपर ज्यादा सिक्योरिटी लेके आए, इंडिया भूटान ने मिलकर बनाई। नेक्स्ट इज ग्लोबल सिटी इंडेक्स, लंदन इमर्ज एज वर्ल्ड्स टॉप सिटी ब्रांड, मतलब एक सिटी को जैसे ब्रांड की तरह अगर हम दर्शाए तो इसमें टॉप पे लंदन है। लंदन इज ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट कॉस्टलीस्ट या एक्सपेंसिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड। टॉप पे टोक्यो है जापान में। ठीक है, वहां पे लाइफस्टाइल जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो एक तरह से ब्रांड बन चुका है लंदन उसके लिए। थर्ड पे दुबई है। नेक्स्ट इज इंडिया एंड एडीबी साइंस 200 मिलियन लोन फॉर बूस्ट अर्बन सर्विसेज इन उत्तराखंड। अर्बन सर्विसेज में क्या आता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, हमारा वाटर सैनिटेशन है, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए प्रोजेक्ट्स हैं, और ये देखें यहाँ पे मोबिलिटी, ड्रेनेज, फ्लड मैनेजमेंट, पब्लिक सर्विसेज इन, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ये टोटल 200 मिलियन इंडियन गवर्नमेंट खर्च करेगी उत्तराखंड के लिए बस। हॉकी इंडिया बिगिन सेलिब्रेशन ऑफ 100 ईयर ऑफ इंडियन हॉकी 2020 1925 में पहली बार हॉकी की टीम बनी थी। ठीक है, तो उस हॉकी की टीम को भी 100 साल हो गए, जिसके लिए हॉकी इंडिया जो है वो एक सैनिटरी फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है। सैनिटरी मतलब पूरा एक सेंचुरी हो चुका है। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14th November। इंडिया लॉन्चेस ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार इन ईस्टर्न सेक्टर, ये भी हमने पीआईबी में किया था अरुणाचल प्रदेश में। ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सर्विसेज मिलके जो है अपनी एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें तीनों सर्विसेज की जो भी कैपेबिलिटीज हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो जो इक्विपमेंट है, उन सारी चीजों को शोकेस करना। मतलब ये होता है कि बताना कि हम कितना ज्यादा वॉर रेडी हैं, अगर कल को लड़ाई लड़ाई हो जाए, जंग छिड़ जाए, तो हम कितना तैयार हैं, कितने रेडी उसके लिए। नेक्स्ट इज गुजरात बिकम्स इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। 2022 में हमारी सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई थी, इंडियन सेमीकंडक्टर पॉलिसी या इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। क्या होता है सेमीकंडक्टर्स? इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक में, एक छोटे टीवी के रिमोट से लेके जो बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक है, कोई बड़ा टीवी है, कोई मोबाइल फोन है, हर जगह पे इंटीग्रेटेड चिप्स यूज होते हैं। ठीक है, जैसे आपने 9th 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़े होंगे एंड गेट, नैंड गेट, और गेट, नॉर गेट पढ़े, तो ये सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, नहीं पढ़े? लॉकडाउन में की था 9th 10th। ऐसे कैसे हो सकता है आपने एंड गेट नैंड गेट नहीं पढ़ा? सीबीएसई से क्या आईसीएसई से? अच्छा, आपने भी नहीं पढ़ा यार? वेरी स्ट्रेंज। साइंस पढ़ी है 10th में, फिर ये नहीं पढ़ा? अच्छा, तो आपने झटका दे दिया मुझे।
चलो ठीक है, नहीं पढ़ा तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमीकंडक्टर थे ये सारे हम चाइना से लेते हैं। ठीक है, चाइना इज द ग्लोबल मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें पता है, जैसे मोबाइल फोन्स, एप्पल जैसी कंपनी भी चाइना में असेंबल करवाती है अपने फोन। तो उसके लिए हमारा मिशन था 2022 में कि हम इंडिया को पूरी ग्लोबल मार्केट बनाएंगे चाइना को काउंटर करके। तो ये इंडिया की अपनी एक पॉलिसी थी। अब ऑन द साइडलाइंस ऑफ दैट गुजरात ने भी अपनी पॉलिसी बना ली कि हम गुजरात में डिफरेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे। जैसे गुजरात में एक गिफ्ट सिटी बनी है, ठीक है, गिफ्ट सिटी इज गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, जिसमें फॉरेन से डायरेक्टली स्टार्टअप्स जो हैं वहां आके लग रहे हैं अपना अहमदाबाद गांधीनगर के पास। तो वैसे ही इसमें गुजरात खुद बोल रहा है कि हम ग्लोबल मार्केट बनाएंगे सेमीकंडक्टर्स को लेके। तो उसके लिए फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी, जिसमें इंडिया की जो पॉलिसी है वो 2021 में आई थी, सॉरी, जिसका बजट 76,000 करोड़ रुपीस है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रा हिंद। नाम से पता लग रहा है कौन कौन सी कंट्रीज है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इनकी बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया में हुई है, पुणे। ठीक है, वज्र प्रहार किसके साथ है? यूएस से। गरुड़ा शक्ति इंडोनेशिया। विनबैक्स वियतनाम। ये ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, इसमें हमारे यहाँ से इंडिया से डोगरा रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट इज जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स इंडिया फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट इन मोहाली। सॉरी, ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, नाबी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये यहाँ पे है अपना मोहाली में ही है। इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, सुना आपने? बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, दैट इज बायोटेक। जैसे कि एग्री एग्री टेक की अगर हम बात करें तो कॉटन की कुछ वैरायटीज हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसका एग्जांपल है। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, जैसे अब कॉटन हम ग्रो करते हैं तो कॉटन में मान लो कीड़ा लग गया, या कॉटन को कम पानी चाहिए, बारिश हो गई, फसल खराब हो गई, तो हमने कॉटन की कुछ ऐसी वैरायटीज, ऐसे सीड्स बनाए हैं जिसको एक्सेसिव पानी भी मिलेगा तो फसल खराब नहीं होगी, कीड़ा भी लगेगा तो फसल खराब नहीं होगी। उसको क्या किया हमने, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, उसके जेनेटिक्स को मॉडिफाई कर दिया, उसमें से डिफेक्ट हटा दिया। ये ह्यूमन बींग्स में भी पॉसिबल है। जैसे हमारी सारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर होती है ह्यूमंस की? डीएनए में। ठीक है, डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए से जीन बनता है, उसके अंदर हमारा सारा ये डाटा स्टोर्ड है। अब मान लो कि हम अपने डीएनए से कोई चीज रिप्लेस कर दें, मान लो किसी के डीएनए में है कुछ भी, कर लो छोटी हाइट, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया, अब वो चीज आगे से हट जाएगी। ठीक है, वो आगे पास ऑन नहीं होगी। तो उससे उसको क्या बोलते हैं हम, जीन मॉडिफिकेशन। तो हमने जीन्स को मॉडिफाई कर दिया, जो कि ह्यूमन बींग्स में हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन लीगल नहीं। अगर लीगलाइज कर दे फिर तो किसी में कोई डिफेक्ट ही ना हो। ठीक है, इसी से हम क्लोनिंग भी कर सकते हैं। क्लोन्स मतलब एग्जैक्ट सेम बंदा हम तैयार कर सकते हैं। हमने जी डीएनए म्यूटेशन करनी है। ये चीज अभी तक सिर्फ कॉटन में आ चुकी है, मस्टर्ड में आ चुकी है, और ब्रिंजल में ट्रायल्स चल रहे हैं। बोलते हैं बीटी कॉटन, बीटी मस्टर्ड, बीटी ब्रिंजल। ठीक है, तो ऐसे रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, दिस इज बायोटेक। बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। बहुत सारे एग्जांपल्स है बायोटेक के। आजकल क्या है, स्मार्ट पिल्स आ गई हैं। ठीक है, जैसे पहले होता था हम एलोपैथिक दवाई लेते थे, मैंने सिरदर्द की दवाई ली, सिरदर्द ठीक हो गया, मेरे को जुकाम हो गया। जुकाम की दवाई ली, जुकाम ठीक हो गया, मुझे खारिश होने लग गई। ठीक है, कि हर दवाई के कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अब जैसे स्मार्ट पिल्स हैं, वो उसी डेडिकेटेड एरिया पे जाकर टारगेट करती हैं, बाकी और आपको कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसी में एक और एग्जांपल है हमारे पास, एक क्रिस्पर टेक्निक है, CRISPR, क्रिस्पर टेक्निक, जो अभी इंडिया में जिसके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं, वो है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। अब कैंसर क्या होता है, कैंसर भी डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, जो सेल्स होते हैं वो सेल्फ रीजनरेटिंग होते हैं। अब जैसे बोलते हैं कैंसर फैल रहा है, मतलब सेल्स जो है वो डेड होते जा रहे हैं। तो ये क्रिस्पर टेक्निक से हम क्या करते हैं, जैसे कि जो डेड सेल है उसको हम प्रोटीन सेल से रिप्लेस करते हैं। अब प्रोटीन सेल जो होता है वो रीजनरेटिंग होता है, तो वो सारे डेड सेल्स जो है वो प्रोटीन सेल से रिप्लेस हो जाते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में वो चीजें पॉसिबल है, दैट इज पार्ट ऑफ अगेन बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, प्रोटीन प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है,
तो उसके लिए बस एक इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट इज जिम्बाब्वे लॉन्चेस जिमसैट 2 सैटेलाइट टू एनहांस स्पेस प्रोग्राम। अब जिम्बाब्वे जो है ये बहुत ही मतलब अफ्रीकन कंट्री है, तो अफ्रीकन कंट्री से पता है कि लीस्ट डेवलप्ड नेशन है, तो इनको मतलब जिम्बाब्वे से कुछ लोग गए थे स्कॉलर्स रशिया स्पेस की पढ़ाई करने, वहां पे पीएचडी की, तो उसके बाद जिम्बाब्वे की पहली सैटेलाइट लॉन्च की। ठीक है, तो इसमें भी रशिया सपोर्ट कर रहा है इनको। नेक्स्ट इज चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस 14 नवंबर, जवाहरलाल नेहरू इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है। ब्रिटिश ऑथर समंथा हार्वी विंस द 2024 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। जैसे नोबेल प्राइज जितने इंपॉर्टेंट है ना, उतने ही ये बुकर प्राइज इंपॉर्टेंट है। ये एक लिटरेरी अवार्ड है जो कि लिटरेचर में दिया जाता है हर साल एक ही को मिलता है। तो किसको मिला है वो याद रखना है, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है वो याद रखना है, और किस तरह की राइटिंग्स है उनकी। ठीक है, तो फर्स्ट बुक सेट इन स्पेस टू विन द प्राइज, बुक का नाम है ऑर्बिटल। ठीक है, जो स्पेस के ऊपर एक पहली बुक है उसको ये अवार्ड मिला, बुक का नाम ऑर्बिटल है। मिला किसको है? समांथा हार्वी, कहां की रहने वाली है? ब्रिटेन की। ठीक है, प्राइस कौन सा है? बुकर प्राइज, ये इसको मैन बुकर प्राइज भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज पीएम मोदी कमेंस्ड 150th बर्थ एनिवर्सरी ईयर ऑफ बिरसा मुंडा ऑन जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस या ट्राइबल डे। बिरसा मुंडा एक ट्राइबल लीडर थे। ठीक है, एक अपना डेकन राइट्स हुए थे 1850s के अराउंड ब्रिटेन के अगेंस्ट। ठीक है, इंडिगो प्लांटेशन हमने पढ़ा भी था हिस्ट्री में। इंडिगो प्लांटेशन फोर्सफुली जो नील होती है उसकी खेती करवाई जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, जो लैंड है वो हमारी बंजर हो जाती थी इंडिगो प्लांटेशन की वजह से। तो वहां पे एक ही लोकल लीडर थे। तो छत्तीसगढ़ झारखंड यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा माना जाता है बिरसा मुंडा को। उनके एनिवर्सरी पे पीएम मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस जो है इसका एक फेस्टिवल सा जो है वो मनाया। ठीक है, तो ये लास्ट न्यूज थी हमारे नवंबर 2nd 3rd वीक की। ठीक है, अभी जो लास्ट वीक की नवंबर की न्यूज बची है वो आपको मैगजीन में मिल जाएगी, जो मैगजीन आएगी, और उसको प्लीज पढ़ना, कवर करना। और फिर नेक्स्ट वीक से हम दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। फिर हम वीक बाय वीक चलेंगे। जैसे अब सैटरडे को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसी पूरे हफ्ते का पढ़, ज्यादा पीछे का नहीं पढ़। ठीक है, चलो, कोई डाउट यहां तक? पढ़ता है। देखो, डायरेक्टली अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक स्टेट को लोन दे रहा है तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं दे सकता, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई इन्वॉल्व होता ही होता। ठीक है, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली फॉरेन बैंक के साथ कोई रिलेशन बना सके। ठीक है, इसमें आरबीआई जो है वो इन्वॉल्व होता है, और जो मनी आती है वो थ्रू आरबीआई आती है। पैसा डायरेक्टली स्टेट्स के बैंक अकाउंट में नहीं आता। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ जी, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं, आपको कोई डाउट?